25 दिसंबर 1994 पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी और चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने अकेले दम तोड़ा। 1 महीने पहले एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। 1 बार नहीं 2 बार। उनके पास सुरक्षा में था महज एक हेड कांस्टेबल, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं। उनके परिवार ने खुद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस इंसान ने जेल की काल कोठरी में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला था। आज हम बात करेंगे भारत के इकलौते सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की, एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों ने छुपा ली। इस सनसनीखेज कहानी को तो अंत तक जरूर सुनिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। 5 मई 1916 फरीदकोट के एक छोटे से गांव संधवान में जन्म हुआ जरनैल सिंह का। पिता एक बढ़ई, माँ कम उम्र में चल बसी। पढ़ाई सीमित थी, लेकिन अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज से उन्होंने गुरबानी और शास्त्रों में ऐसी तालीम ली कि लोग उन्हें कहने लगे ज्ञानी। 1938 में फरीदकोट महाराजा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, गिरफ्तार हो गए, सालों एकांत कारावास में रहे। जेल के उस काल कोठरी में उन्होंने अपना नाम बदल लिया, जरनैल से जैल। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। 1946 में उन्होंने फरीदकोट में एक पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान किया। आजादी के बाद 1949 में वे PEPSU रेवेन्यू मिनिस्टर बने। 1972 में बने पंजाब के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने जमीन जमींदारों से लेकर लैंडलेस फार्मर्स को दी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म किया। शहीद उधम सिंह की अस्थियां लंदन से वापस लाए। लोग उन्हें कहने लगे मजदूर मोजा। और 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें बनाया देश का होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर बनने के बाद जैल सिंह के सामने था एक राजनीतिक चैलेंज, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव तोड़ना। इसके लिए उन्होंने और संजय गांधी ने एक धार्मिक नेता को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो नेता था संत जरनैल सिंह भिंडारनवाले। कांग्रेस ने सोचा कि भिंडारनवाले अकाली दल का वोट तोड़ेगा, लेकिन भिंडारनवाले उनके हाथ से निकल गया। वो गोल्डन टेम्पल में हथियारों के साथ बैठ गया। पंजाब जल उठा, हजारों निर्दोष मारे गए। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का। भारतीय सेना ने सिखिज्म के सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब पर हमला किया और देश के राष्ट्रपति, जो खुद एक सिख थे, पहले से एक भी शब्द नहीं बताया। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या होती है। जैल सिंह उस समय नॉर्थ यमन में थे। वे फौरन दिल्ली लौटे। जब उनकी बुलेट प्रूफ कार एम्स पहुंची, भीड़ ने उन पर पत्थर बरसाए। उनकी बॉडीगार्ड की पगड़ी नोच ली गई। पहली बार हुआ जब देश का कमांडर इन चीफ, जो खुद एक सिख था, दिल्ली की सड़कों पर असुरक्षित था। भारत का राष्ट्रपति फोन करते करते थक गया और दिल्ली जलती रही। सिख कम्युनिटी ने उन्हें कभी भी माफ नहीं किया। वे अकाल तख्त के सामने भी माफी मांगने गए, लेकिन इस चीज का दर्द उनसे कभी भी जुदा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के मौत के बाद जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई, लेकिन राजीव ने जल्द ही उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो परंपरा टूट गई जहां पीएम हर हफ्ते प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते थे। 2 साल से ज्यादा हो चुका, कोई मंत्री राष्ट्रपति भवन नहीं आया। जैल सिंह को यकीन हो गया था कि उनके कमरों में सर्वेलेंस है। वो मेहमानों से मुगल गार्डन्स में टहलते हुए बात करते थे। देश के आर्मी चीफ ने उन्हें लेटर में कमांडर इन चीफ की जगह लिखा था डियर राष्ट्रपति। यह एक घोर संस्थागत अपमान था। 1986 में पार्लियामेंट ने पास किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस बिल के जरिए सरकार किसी भी नागरिक की डाक जब्त कर सकती थी। यह था एक सर्विलेंस स्टेट की ओर बढ़ता हुआ कदम। अब जैल सिंह ने ऐसा काम किया जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बिल पर न तो साइन किया
न उस बिल को वापस किया। इसे कहते हैं पॉकेट वेटो। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक अकेले राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के विशाल बहुमत को रोक लिया। जब बोफोर्स का स्कैंडल हुआ तो ज़ैल सिंह ने जानकारी मांगी। राजीव गांधी ने संसद में कहा, प्रेसिडेंट को पूरी जानकारी दी जा रही है, लेकिन ये सरासर झूठ था। ज़ैल सिंह ने एक लेटर लिखा जो बाद में जाकर लीक हो गया। भारत के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्रेसिडेंट ने पीएम को पब्लिकली झूठा साबित किया था। 1987 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। 1987 से लेकर 1994 तक ज़ैल सिंह राजनीतिक वनवास में थे। रहते तो थे दिल्ली के एक सरकारी बंगले में, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से उनसे मुंह फेर लिया था। नवंबर 1994 में 78 साल के ज़ैल सिंह निकले एक यात्रा पर। सिखिज्म के 5 पवित्र तख्त में से एक तख्त श्री केशगढ़ साहिब, अनंतपुर साहिब। 29 नवंबर 1994 लौटते वक्त किरतपुर साहिब के पास एक ट्रक उनके सामने आया। ट्रक ने टक्कर मारी। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और गाड़ी को सड़क से उतारकर कच्चे रास्ते पर ले आया। ट्रक ड्राइवर ने वाहन को पलटाया और दूसरी बार लेफ्ट साइड से पूरी ताकत से फिर से टकराया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहने के बाद भी पसलियां दोनों तरफ की पूरी तरह से टूट गई। सिर पर गहरी चोट लगी। कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया। परिवार के लोग उन्हें खुद उठाकर ले गए अस्पताल तक। इस पूरे घटना की जांच हुई, मगर जांच सौंपी गई एक बेहद जूनियर जिला अधिकारी को। संसद में एमपी बूटा सिंह ने कहा, ये शर्म की बात है। वाजपेयी ने पूछा कि सरकार बताए कि ये एक्सीडेंट है या फिर कॉन्स्पिरेसी। मांग थी सीबीआई इंक्वायरी की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रिफ्यूज कर दिया। ट्रक के ड्राइवर का कोई हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। 25 दिसंबर 1994 ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अंतिम सांस ली। 7 दिन का नेशनल मोर्निंग ऐलान हुआ। उनका अंतिम संस्कार एकता स्थल दिल्ली में किया गया और उनकी मौत हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी गुत्थी बन गई जो आज भी अनसुलझी है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सच में ये कोई एक्सीडेंट था या फिर भारत के सबसे उपेक्षित राष्ट्रपति की उपेक्षित मौत थी? जवाब आज भी नहीं मिला है और शायद कभी न मिले। ज्ञानी ज़ैल सिंह की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ वही याद रखता है जो सत्ता में थे। जो असुविधाजनक सवाल पूछते थे उन्हें इतिहास में जानबूझकर भुला दिया जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।